दे दिया करो यार। ऐसे आदर्श जी यार कैसे बात कर रहे हो आप पहले क्लास लोगे, इसके बाद में पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी, पहले पीडीएफ दे दूंगा। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मतलब मुझे हंसी आ रही है यार आप पे, कुछ बच्चों पे क्या हंसी आ रही है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आप जो बोलोगे मैं तो वैसा कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक जना बोल रहा है फोन करके कि सर आप जो ये लिखते हो ना, जैसे मान लीजिए आपने इसके बारे में कुछ लिखा कि भैया ये, तो सर मुझे वाली पीडीएफ मत दिया करो, मुझे प्लेन दिया करो, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, मैं तो ऐसे दे दूंगा। तो जो उसके बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी लिखूंगा वो कैसे मिलेगी फिर आपको यार? किसी को क्लास से पहले पीडीएफ चाहिए, किसी को वो चाहिए, पढ़ने से किसी को कोई मतलब नहीं है, पता नहीं सिलेक्शन लोगे नहीं लोगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो पढ़ने वाले बच्चे की कैरेक्टर सिलेक्शन होने वाले की तो आप लोग को दिखती नहीं है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन यानी गति, ठीक है। तो मोशन क्या होता है ये पूरी चीज हम लोग देखेंगे। मोशन के अंदर बहुत सारी चीज आती है, सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं आप लोगों को कुछ इंडेक्स बता देता हूं कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली में रेस्ट और मोशन होता क्या है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी और उसकी एसआई यूनिट, है ना। हालांकि ये चैप्टर हम लोग मेजरमेंट में बहुत अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहां पर आप लोगों को कुछ क्वांटिटीज के बारे में समझना पड़ेगा, उनके मात्रा भी जानने पड़ेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन हम लोग देखेंगे। स्पीड और वेलोसिटी हम लोग देखेंगे। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। तो और फिर उसके बाद में देखेंगे एक्सेलरेशन यानी त्वरण। समझ में आ गई बात को? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और इसका लॉज एंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अलग अलग लॉज है, आप लोगों को पता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन हम लोग देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज बता दूं क्या, कल हम लोग क्या करेंगे, जैसे हर चैप्टर में बीच में कुछ क्वेश्चन भी मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है। दोस्तों एक सेकंड एक रुकिए। और मैं ऐसे खड़ा हूं, मोशन में क्या, मोशन में हूं क्या मैं? तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट दो स्टेट में हो सकता है, दो अवस्था में हो सकता है। किसमें? या तो वो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। इसके अलावा कोई तीसरी स्टेट पॉसिबल है क्या यार? जैसे मैं पेन की बात करूं, ये भी रेस्ट में है, तो दो चीज हो सकती है, रेस्ट में होगा, ये चल रहा होगा, गति कर रहा होगा। तीसरी कोई चीज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो भैया स्टेट केवल दो हो सकती है, एक तो रेस्ट की स्टेट जिसे आप लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ स्टेशनरी भी बोलते हैं, यानी विश्राम की अवस्था भी आप लोग बोलते हैं। तो इसमें अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि क्या ये पेड़ जो है, क्या ये जो ट्री है वो रेस्ट स्टेट में है क्या, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो मैं बोलूंगा कैसे पता लगाओगे? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट यानी अगर किसी वस्तु की पोजीशन टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही तो आप लोग उसको रेस्ट में बोलोगे। देखो दोपहर 12 बजे देखा तब भी पेड़ यहां पर था, 12:15 बजे देखा तब भी यहां पर था, 12:30 बजे देखा तब भी यहां पर था, 1 बजे देखा तब भी यहां पर था। तो अगर टाइम के साथ में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो आप लोग बोलेंगे वो रेस्ट में। अगर बात करें जैसे मान लो ये कुत्ता छलांग लगा रहा है, तो मान लो 12 बजे यहां पर, तो 12:02 पे यहां पर आया, 12:10 पे इधर, फिर इधर। तो क्या टाइम के साथ में अगर किसी की पोजीशन चेंज हो रही है तो आप लोग उसको रेस्ट में बोलोगे कि नहीं यार? आप लोग उसको किस में बोलोगे? मोशन में बोलोगे। तो मोशन की डेफिनेशन क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रही है तो उसे आप लोग बोलेंगे मोशन यानी गति। यानी अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ में परिवर्तित हो रही है तो आप लोग बोलेंगे मोशन यानी गति, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है सर समझ में आ गया। रेस्ट की मोशन, रेस्ट की स्टेट किसे बोलते हैं, मोशन की स्टेट क्या है। लेकिन सर प्लीज मुझे इसकी डेफिनेशन बताइए, क्योंकि चैप्टर ही मोशन है। तो अगर हम लोग बात करें मोशन किसको बोलते हैं, तो मोशन एक फिनोमिना है, जो गति है, एक प्रकार की घटना। इस फिनोमिना में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम, समय के साथ में इसकी स्थिति बदलता है। तो जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं भी यहां पर हूं, कुछ समय बाद यहां पर, 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 तो क्या टाइम के साथ में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है क्या? तो आप लोग क्या बोलेंगे कि जी सर हो रही है, तो आप मोशन में हैं। ओके ठीक है, आ जाओ। चलो अब आप लोग मुझे बताइए यहां पर आपको कौन कौन मोशन में नजर आ रहा है? क्या ये पहाड़ आपको मोशन में नजर आ रहा है क्या? यार आप लोग देखोगे जैसे दिन में देखोगे तब भी पहाड़ यहीं पर होंगे, रात में देखेंगे तब भी पहाड़ यहां पर होगा। अगर आप लोग बात करोगे इस पेड़ की तो ये भी मोशन में नहीं है दोस्तों, दिन में भी यहां पर ऐसा, शाम को ये वाला पेड़ वहां पर चल गया, वहां वाला इधर आ गया। तो टाइम के साथ में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ये सब कुछ रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ये डॉगी जो है वो रेस्ट में नजर आ रहा है कि नहीं सर? पहले यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, तो डॉगी किसमें है? मोशन में है। क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों, पढ़ाना छोड़ दो क्या? चंदन कुमार जी बोल रहे हैं हिंदी मीडियम वाले भी हैं। मोहम्मद शरीफ जी बोल रहे हैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया करो सर, इंग्लिश में समझ नहीं आता, हिंदी में बता दो। क्या मैं हिंदी में नहीं बता रहा? दोनों लैंग्वेज में नहीं बता रहा। अभी देखो मैं कुछ बोलूंगा फिर आपको बुरा लगेगा यार, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, आप लोगों को दिख रहा है यार दोनों लैंग्वेज साथ में लिखी हुई है, दोनों लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि अगर समय के साथ में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसको, लेकिन नहीं सर, बीच में आप लोगों को कुछ ना कुछ बोलना है। जब सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे पता नहीं होगा, वो मैं साफ बोलता हूं, मैं कमेंट से बता देता हूं किसका होगा किसका नहीं होगा। आपको दिख रहा है टीचर मेहनत कर रहा है, दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूं, लेकिन बार बार डिस्टर्ब करके खुद का समय वेस्ट कर रहे हो। अभी एक अच्छा बच्चा क्या बोलता कि सर इनके पीछे मत पढ़ो प्लीज सर, पढ़ाने पे कंटिन्यू करो, मुझे जल्दी सिलेबस खत्म करना है, 3-4 महीने में खत्म करना है, जिससे मेरा जब भी एग्जाम हो सारा साइंस कवर हो जाए। बट आप एक जना बोल रहा पीडीएफ दीजिए सर पहले। आदर्श कुमार जी पीडीएफ मार्केट में बहुत मिलती है, जाके खरीद लो आप, है ना, क्लास से पहले पीडीएफ दो आपको। तो ऐसे ऐसे सिलेक्शन होगा क्या यार? सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ो इधर, ठीक है, आ जाओ। तो बात करते हैं, आप लोग मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर मोशन हो रहा है क्या? तो देखो आप लोगों को देख रहे हो अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगाता है, तो देखो मून कभी इधर था, फिर इधर दिख रहा है, फिर इधर दिख रहा है, तो आप लोग बोलेंगे जी सर ये मोशन कर रहा है, ये मोशन का एग्जांपल है। आप लोग देखो आपके ब्लड में जो आरबीसी है वो फ्लो करती रहती है ना, तो कभी वाली आरबीसी यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई। तो अगर समय के साथ में आप लोग देख रहे हो उसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है तो आप लोग बोलोगे कि हाँ सर ये भी मोशन कर रही है, ये भी गति कर रही है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं दोस्तों, जो मछली आप लोग देख रहे हो कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, तो समय के साथ में इसकी भी स्थिति यानी पोजीशन चेंज हो रही है, पहले यहाँ पर था फिर कभी ऊपर चली गई, तो आप लोग बोलेंगे फिश भी मोशन कर रही है। चलो अब बात करते हैं कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए पहले आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी समझना पड़ेगा, भौतिक राशि समझना पड़ेगा। दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हो? जिनका आप लोग मेजरमेंट यानी मापन कर सको। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि आज मैं बहुत खुश हूं, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ये मैं मेजरमेंट कर सकता हूं क्या कि 100 ग्राम खुश हूं या 150 ग्राम खुश हूं? बताओ, मेजरमेंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो आप लोग बोलेंगे कि सर जो हैप्पीनेस है वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मैं अगर आप लोगों को बोलूं आज मैं 100 ग्राम दुखी हूं, तो मैं ऐसे दुख को अपने मेजर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? तो आप लोग बोलेंगे सर सैडनेस यानी दुख भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरी बॉडी का टेंपरेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या टेंपरेचर का मेजरमेंट कर पा रहा हूं क्या? बिल्कुल कर पा रहे हो। तो आप लोग बोलेंगे टेंपरेचर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि किसी गाड़ी की स्पीड है 600 मीटर पर सेकंड, तो आप लोग क्या स्पीड मेजर कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। तो स्पीड भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जिन जिन चीज को भी आप लोग मेजर यानी जिसका भी आप लोग मापन कर सकते हो उसे आप लोग बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है क्या? ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी आप लोग किसको बोलोगे? विच कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट, मतलब जिन्हें आप लोग
माप सकते हो, बहुत आसान से बोलो, जिनका आप लोग मापन कर सकते हो, जिन्हें आप लोग माप सकते हो। जैसे क्या आप लोग लेंथ मेजर कर सकते हो क्या? मैं अगर आप लोगों को बोलूं स्पैन की लंबाई कितनी है तो क्या आप मेजर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो लेंथ इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जयपुर से दिल्ली पहुंचने में 3 घंटा लगा, तो टाइम को मेजर कर सकते हो क्या? आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। तो टाइम भी एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे आपने देखा होगा कि यार इस बॉडी पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा, इस पे 40 न्यूटन का फोर्स लगा, तो क्यों बता पाया आप 40 न्यूटन का फोर्स लगे? क्योंकि फोर्स को माप सकते हो, तो जिसका भी मेजरमेंट कर सकते हो उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फोर्स भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इस पेन की लंबाई 5 मीटर है, तो मैंने लेंथ को मेजर करके बता दिया, यानी लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने बोला मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो मैंने फोर्स को मेजर करके बता दिया, इसका मतलब फोर्स एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन दोस्तों जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, इसको भी आप लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है स्केलर यानी अदिश, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है वेक्टर यानी सदिश। सर आप मुझे बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोस्तों स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि किसे बोलते हो? ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मेरी बॉडी का टेंपरेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या मुझे दिशा बताने की जरूरत पड़ रही है? क्या मुझे बताना पड़ रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में या इस दिशा में बताने की जरूरत है क्या? नहीं। तो टेंपरेचर क्या है? आप लोगों की एक अदिश राशि है। दोस्तों मैं आप लोगों को बोलूं कि इसका जो द्रव्यमान है ना वो 1 किलोग्राम है, तो क्या मुझे दिशा बताने की जरूरत है क्या? इस दिशा में या इस दिशा में या इस दिशा में या इस दिशा में दिशा बताने की जरूरत है क्या? नहीं है। डायरेक्शन बताने की जरूरत सर आपको नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग इसका द्रव्यमान बताना चाह रहे हो तो कुल मिलाकर द्रव्यमान को बताने के लिए, दर्शाने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो क्या है? एक अदिश राशि है। समझ में आई? मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या मुझे दिशा बतानी पड़ेगी क्या? बिल्कुल दोस्तों मुझे दिशा बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगर 10 न्यूटन इधर लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, तो मुझे इधर गिर रहा होगा। अगर 10 न्यूटन इधर लग रहा होगा तो मुझे इधर गिर रहा होगा, यानी दिशा के साथ में आप लोग देख रहे हो इसका इफेक्ट चेंज हो रहा है। तो आप लोगों को दिशा बतानी पड़ेगी यार, कौन से डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। तो यानी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि सदिश राशि और अदिश राशियों में अंतर क्या होता है। तो सदिश राशियां कौन सी होती है? जो दिशा पर निर्भर नहीं करती, बस आप तो केवल उनको बताने के लिए आपको दिशा की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि है ना मेरी घड़ी में 10:04 हो रहा है, तो मुझे बताना पड़ेगा पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में नहीं, केवल मेरे को मैग्नीट्यूड बताना, केवल मान बताना है। जैसे मैंने बोला कि स्पैन का द्रव्यमान 2 किलोग्राम, तो फिर मान ही तो बताना, ये थोड़ी बताना 2 किलोग्राम इस दिशा में, 2 किलोग्राम इस दिशा में, नहीं है ना। तो दोस्तों इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे? है ना, लेंथ इसका एग्जांपल हो जाएगा, लंबाई। जैसे पेन की लंबाई है 1 मीटर मान लो, तो मुझे ये थोड़ी बताना पड़ेगा 1 मीटर पूर्व दिशा में, 1 मीटर पश्चिम दिशा में, नहीं। तो लंबाई को बताने के लिए भी आप लोगों को दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, घनत्व इसका एग्जांपल हो जाएगा। जैसे पानी का घनत्व कितना होता है? पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो क्या आपने मुझसे पूछा सर बताओ पानी का घनत्व कितना होता है? मैंने बता दिया ये, बट मैंने क्या दिशा थोड़ी बताई कि पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, यानी डेंसिटी को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी आप लोग किसको बोलते हो? जिनको बताने के लिए, जिनको दर्शाने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे दोस्तों फोर्स इसका एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अभी आप लोग रटो मत, अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आप लोग पढ़ोगे तो अभी तो आपको रटना पड़ेगा, लेकिन जब आप लोग समझ लोगे वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा अपने आप ही कि जी सर ये वेक्टर क्वांटिटी है। दोस्तों समझ में आ गई क्या? बताओ जल्दी से, समझ में आ गई क्या? चले आगे, बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ आगे। हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। कुछ और बात यहां पर आप लोग देखो, जैसे ये लड़का है, मैंने बोला 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो आपको क्या दिशा बतानी पड़ेगी? क्या दिशा बतानी पड़ेगी यार? मुझे क्या पता कि ऐसे लगा रहा है या ऐसे लगा रहा है। तो अगर दोस्तों इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो ये डब्बा कहां पर जाएगा? राइट में जाएगा। अगर ये मान लेते हैं दोस्तों इस दिशा में लगाता तो डब्बा लेफ्ट में जाता। तो आपको पता है फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है क्या? ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो फोर्स क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब दोस्तों जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, जब भी कोई सदिश राशि होती है, जैसे मान लेते हैं यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया फोर्स, क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या? एक सदिश राशि है क्या? बिल्कुल है, यानी दिशा पर निर्भर करता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि किसी वस्तु पे एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, तो नेट फोर्स कितना है जरा मुझे बताइए। दोस्तों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 न्यूटन आपको लगेगा कि यार 10 न्यूटन हो जाएगा ऐड करके, नहीं यार दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लग रहा है इस दिशा में, एक लग रहा है इस दिशा में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 - 5 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे आप लोग यहां पर देखो एक फोर्स लग रहा है इधर 5 का, एक इधर लग रहा है 10 का, तो आप लोगों को दो फोर्स लग रहा है, लेकिन यार फोर्स एक सदिश राशि है। ये वाली एक इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, अलग-अलग दिशा में फोर्स का प्रभाव अलग-अलग होता है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? 10 इधर लग रहा है, 5 इधर, 5 लग रहा है नेट फोर्स यार। ठीक है, यहां पर आप लोग देखो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहां पर देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन एक ही दिशा में लग रहा है, तो एक ही दिशा में लग रहा है ना, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? आप लोगों का 15 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों स्केलर क्वांटिटी आप लोग किसको बोलते हो? जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप दोस्तों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 न्यूटन आपको लगेगा कि यार 10 न्यूटन हो जाएगा ऐड करके, नहीं यार दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लग रहा है इस दिशा में, एक लग रहा है इस दिशा में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 - 5 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे आप लोग यहां पर देखो एक फोर्स लग रहा है इधर 5 का, एक इधर लग रहा है 10 का, तो आप लोगों को दो फोर्स लग रहा है, लेकिन यार फोर्स एक सदिश राशि है। ये वाली एक इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, अलग-अलग दिशा में फोर्स का प्रभाव अलग-अलग होता है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? 10 इधर लग रहा है, 5 इधर, 5 लग रहा है नेट फोर्स यार। ठीक है, यहां पर आप लोग देखो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहां पर देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन एक ही दिशा में लग रहा है, तो एक ही दिशा में लग रहा है ना, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? आप लोगों का 15 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों स्केलर क्वांटिटी आप लोग किसको बोलते हो? जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको केवल मैग्नीट्यूड बताना है, केवल मैग्नीट्यूड बताना है, केवल मान बताना है, केवल परिमाण बताना है, आपको दिशा नहीं बतानी है, डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं। सर किलोग्राम और द्रव्यमान में क्या डिफरेंस है? प्रशांत जी, जो मास होता है ना, यानी द्रव्यमान, वो तो एक क्वांटिटी है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस मात्रक का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हो वो है आपका किलोग्राम। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आपकी बॉडी का टेंपरेचर कितना है, इसको आप लोगों ने बोला कि सर मैंने नाप के देखा, मेरी बॉडी का टेंपरेचर है मान लीजिए 98.6 फेरेनहाइट। तो फेरेनहाइट क्या हो गया? एक यूनिट हो गया, मात्रक हो गया टेंपरेचर को मेजर करने के लिए, और टेंपरेचर क्या है? एक क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई, भौतिक राशि हो गई। ठीक है प्रशांत कुमार जी? प्रशांत कुमार जी ठीक है, ठीक है। तो चलिए जैसे स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल कौन सा देंगे? टेंपरेचर हो जाएगा, और बताइए दोस्तों मास हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास में 100 जूल एनर्जी है, तो क्या मुझे दिशा बतानी पड़ेगी 100 जूल इधर है या इधर है या इधर है? नहीं है ना, आपको केवल क्या बतानी है? आपको केवल मान बताना है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला
कि मैंने अब देखो आपको थोड़ी देर में पता पड़ जाएगा डिस्टेंस जो होता है ना वो अदिश राशि कैसी भी आप रटो मत, ठीक है। डिस्टेंस कैसी है, स्पीड अदिश राशि कैसी है, आपको डेंसिटी कैसी है, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला टॉपिक अपना क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आ जाओ, चलो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूं, अभी आप रटो मत, ध्यान ही मत दो, स्लाइड पे क्या लिखा हुआ, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कैसे है सदिश। अभी जब आपको पता ही नहीं विस्थापन क्या है तो आपको कैसे पता पड़ेगा ये सदिश है अदिश है। अभी आपको पता ही नहीं एक्सेलरेशन त्वरण क्या है तो अभी आपको कैसे पता पड़ेगा सदिश है अदिश है, नहीं पता पड़ेगा ना। तो अभी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे ना, तो एक एक टॉपिक आएगा, पहले डिस्टेंस आएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट आएगा, फिर वेलोसिटी आएगी, फिर एक्सेलरेशन आएगी, आपको अपने आप ही पता पड़ जाएगा। जब आप लोग समझोगे ना डिस्टेंस क्या होता है तो आपको अपने आप ही पता पड़ जाएगा कि ये वेक्टर है या स्केलर है। समझ गए बात को, समझ गए, चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इकाई प्रणाली। सर इकाई प्रणाली क्या है, देखो समझो मेरी बात को, देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला, मास के लिए किलोग्राम तो लिखते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं, तो क्या लिखो बताओ। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा है, मैंने आप लोगों को बोला इसकी लंबाई मापो, इसकी लेंथ को आप लोग मेजर करो। आप लोगों ने क्या लिया, स्केल लिया, मेजर करा, आपने बोला कि सर इसकी लेंथ क्या है, 2 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। यहां पर कोई एक लड़का था, मैंने आप लोगों को बोला इसकी बॉडी का टेंपरेचर मेजर करो, तो आप लोगों ने क्या लिया, थर्मोमीटर लिया, आपने मेजर करके देखा, आपने बोला कि सर इसकी बॉडी का टेंपरेचर मैंने नाप के देख लिया 37 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप लोग देखते हो जब भी किसी क्वांटिटी को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो, आप लोगों को 2 चीज चाहिए। जैसे आपने इसको बताया ना लंबाई 2 मीटर है, तो आपको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ी है, तो ये और एक ये। अगर आप लोग सिंपली बोलते तो सर इसकी लंबाई 2 है, तो मुझे क्या पता पड़ता 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 इंच है, मुझे नहीं पता पड़ता ना। या आप बोलते कि सर इस बच्चे की बॉडी का टेंपरेचर 37 है, तो मुझे क्या पता पड़ता है 37 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हो, फ़ारेनहाइट बोल रहे हो, केल्विन बोल रहे हो, क्या मुझे पता पड़ता, क्या नहीं पता पड़ता ना। तो आप लोगों को अगर किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो आप लोगों को 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो आप लोग देख रहे हो एक नंबर चाहिए, एक आंकिक मान चाहिए, ठीक है। एक तो आप लोगों को चाहिए होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या चाहिए होती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हो आंकिक मान, और साथ में आप लोगों को चाहिए एक यूनिट, एक मात्रक, ठीक है। जैसे भाई आप लोग सेल्सियस में मेजर कर रहे हो, केल्विन में मेजर कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गई क्या बात को। तो यहां पर भी आप लोग देख रहे हो ये 2 क्या है, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये मीटर क्या है, इसका मात्रक है, यूनिट है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने एक लकड़ी का टुकड़ा था, आपने मुझे बताया कि सर इसका है ना कि लंबाई बताओ, तो सर मैंने 2 मीटर बोला, अगर मान लो कोई लड़का सेंटीमीटर में नापता तो फिर क्या करते आप। तो दोस्तों मान तो दोनों बराबर ही है ना, 200 सेंटीमीटर बोल दो या 2 मीटर बोल दो, बात बराबर ही है ना। तो ऐसा थोड़ी है अगर कोई लड़का मीटर में चेंज कर रहा है, मीटर में नाप रहा है, अगर कोई लड़का सेंटीमीटर में नाप रहा है तो उसकी लंबाई चेंज होगी, लंबाई तो उतनी है ना। डिफरेंस क्या आया, मात्रक में डिफरेंस आया। आप मीटर में भी नाप सकते हो, आप सेंटीमीटर में भी नाप सकते हो, आप इंच में भी नाप सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मुझे किसमें नापना है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग भारत से घूमने गए अमेरिका, तो आपने अमेरिका में जाके 2000 रुपए का नोट दिया, उन्होंने बोला चलता ही नहीं है, यहां पर तो डॉलर चलता है। आप बोलेंगे कि सर मुझे कैसे पता पड़ा यहां पर डॉलर कैसे चलता है। तो दोस्तों हर देश का एक अलग अलग नियम है। कोई देश में करेंसी जो होती है वो रुपए के रूप में चलती है, कहीं पर डॉलर के रूप में चलती है ना, अलग जगह अलग अलग जगह होती है, अलग जगह अलग अलग होती है। तो सिमिलरली दोस्तों कई जगह लेंथ को मीटर में नापा जाता है, कई जगह सेंटीमीटर में नापा जाता है, कई जगह इंच में नापा जाता है। तो दोस्तों यूनिट के यानी मात्रक के हमारे पास में अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। तो उन्हीं सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हमारे पास में जो मात्रक है इसके अलग अलग सिस्टम है। सर कौन कौन से सिस्टम है बताइए, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले इधर आओ, आपको आइए मैं सिस्टम बनाता हूं। तो 3 सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है सीजीएस सिस्टम। दोस्तों सीजीएस सिस्टम क्या बोलता है कि जब भी आपको लंबाई को नापना हो, किसमें नापो, सेंटीमीटर में नापो, किसमें नापो, सेंटीमीटर में नापो। जब आप लोगों को मास को, द्रव्यमान को नापना है, ग्राम में नापो। जब आपको टाइम को नापना है ना, वो किसमें मापो, सेकंड में मापो, ठीक है। एक सिस्टम है दोस्तों आपका एमके सिस्टम। एमके सिस्टम बोलता है जब लंबाई को नापना है आप मीटर में नापिए, अगर आप लोगों को मास द्रव्यमान को नापना है किलोग्राम में नापिए, और अगर आपको टाइम को मापना है तो सेकंड में मापिए। दोस्तों एक और सिस्टम होता है जिसे आप लोग बोलते हैं, इधर लिख रखा है क्या मैंने, चलो इधर लिख देता हूं। एक और सिस्टम होता है जिसे आप लोग बोलते हैं एफपीएस सिस्टम, ठीक है। इधर लिख देता हूं एफपीएस सिस्टम। दोस्तों एफपीएस सिस्टम क्या बोलता है कि अगर आपको लंबाई को नापना है किसमें नापिए, फुट में नापिए, किसमें मापिए, फुट में नापिए। अगर आप लोगों को मास यानी द्रव्यमान को मापना है किसमें मापिए, पाउंड में मापिए, किसमें, पाउंड में मापिए। और अगर आप लोगों को टाइम को मापना है किसमें मापना है, सेकंड में मापिए। समझ में आ गई बात को, क्लियर है क्या। हाँ सर इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी सुन लीजिए, अपन इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको वहां पर करंट समझ में आ जाएगा। प्लीज अभी आप लोग उन्हीं के बारे में समझिए जिसकी जरूरत हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने वाली है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यार हमारे देश में मान लो एमकेएस पद्धति चलती है, मान लो, तो मैंने आप लोगों को बोला कि यार कि इस लकड़ी के टुकड़े की लंबाई है 20, तो आप क्या समझोगे। तो मैंने क्या बोला हमारे देश में मान लो एमकेएस सिस्टम चलता है, तो एमके सिस्टम क्या बोलता है, लंबाई को मीटर में नापो। तो अगर मैंने लंबाई बोला है 20 तो जरूर वो क्या होगा, मीटर होगा। समझ में आ गई बात को। तो ये आप लोगों के 3 सिस्टम है। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है लंबाई का एफपीएस मात्रक बताओ, यानी एफपीएस पद्धति लंबाई का क्या मात्रक मानती है, फुट मापती है, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है देखो सीजीएस पद्धति अलग बता रही है, एमकेएस पद्धति अलग बता रही है, एफपीएस पद्धति अलग बता रही है। तो इंटरनेशनली एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए ना, जो जहां पर लंबाई का मात्रक एक जैसा हो, टाइम का मात्रक एक जैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताओ। अरे होना चाहिए ना। तो दोस्तों इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम होता है जिसे आप लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, जिसे आप लोग शॉर्ट में एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, जिसे आप लोग शॉर्ट में एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। तो एसआई सिस्टम क्या बोल रहा है कि यार अभी तुम लड़ रहे हो ना, लंबाई को किसमें नापे, मास को, द्रव्यमान को किसमें नापे, टाइम को किसमें नापे। तो भैया आगे जाके लड़ाई नहीं हो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लंबाई को हमेशा आपको किसमें मापना है, मीटर में नापना है, टाइम को किसमें मापना है, सेकंड में मापना है, और मास को किसमें मापना है, किलोग्राम में मापना है। यानी किसको माना, एमकेएस पद्धति भी तो यही बोलती थी। अरे एमकेएस पद्धति भी तो यही बोलती थी कि लंबाई को मीटर में नापो, टाइम को सेकंड में नापो, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापो। तो ऐसा ही सिस्टम ने क्या करा है, एमकेएस की बात मान ली, और इसके अलावा बोला कि आगे जाके तुमको परेशानी नहीं हो तो मैं और बताता हूं, करंट को जब भी मापना हो एम्पियर में नापना, टेंपरेचर को जब भी नापना हो केल्विन में मापना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ कितना है, 2 मोल है, 10 मोल है, किसमें मापना, मोल में मापना, और लुमिनस इंटेंसिटी को आप लोग किसमें मापना, कैंडेला में मापना। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को कुछ सिस्टम बताया, अलग अलग सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम। चलिए चलिए आगे आ जाओ, आ जाओ।
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है बी, आपको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे गए ऐसे गए जो 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 ऐसे गए। एक तरीका क्या था, आप लोग सीधे ही आ जाते, ये भी तरीका था। तो मान लीजिए दोस्तों आप लोग ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो आप टोटल कितना चले, टोटल कितना चले उसको तो आप लोग बोलेंगे डिस्टेंस यानी दूरी, और आपको जहां से जहां तक जाना था अगर उसके बीच में कोई शॉर्टकट है तो उसी शॉर्टकट को आप लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बोलेंगे। कहानी क्लियर है क्या? ठीक है, तो डिस्टेंस तो आप लोग किसको बोलोगे, टोटल कितना चले, टोटल कितना चले, जबकि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन आप लोग किसको बोलोगे कि इसके बीच में कोई शॉर्टकट है, जहां से स्टार्ट किया जहां पर एंड किया उसके बीच में कोई शॉर्टकट है, इसे आप लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। समझ में आ गई बात को? चलो देखते हैं कितनों को बात समझ में आई। आ जाओ दोस्तों, मुझे एक चीज बताइए, जैसे मान लेते हैं कि आपको ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और आपको यहां से स्टार्ट करना था और यहां पर आप लोगों को एंड करना था, मतलब यहां से यहां पर जाना था। आपके पास मान लीजिए कार है, आप दोस्तों पहले चले इधर, ये जो रास्ता है वो 3 किलोमीटर है, फिर इसके बाद में आप लोग गए यहां से यहां पर, तो ये वाला जो रास्ता है वो 4 किलोमीटर है। तो आप मुझे बताइए डिस्टेंस का मान बताइए, दूरी का मान क्या होगा, बताओ। सर हम 2 बार कोर्स परचेज कर लिए। रंजन जी आपने ये वाला कोर्स गलती से 2 बार परचेज कर लिया क्या? अगर ये कोर्स आपका 2 बार परचेज हो गया तो ऑटोमेटिकली एक बार पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, बताइए। जैसे आप बोल रहे हो ना 799 में से 2 बार चले गए तो एक बार आपके आ जाएगा अकाउंट में, टेंशन ना लीजिए। बताओ तो दूरी का मान बताइए, दूरी क्या होता है, टोटल कितना चले, तो 3 इधर चले 4 इधर चले, तो डिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा आप लोगों का, 7 किलोमीटर हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मान बताइए, तो स्टार्ट कहां से किया था, यहां से, एंड कहां पर किया, यहां पर किया, तो क्या इन दोनों के बीच का कोई शॉर्टकट है क्या? बिल्कुल शॉर्टकट। क्या होता, अगर आप लोग सीधे 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 ये हो जाते तो ये होता ना शॉर्टकट, तो उस शॉर्टकट को ही आप लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो आप लोग मुझे बताइए विस्थापन का मान कैसे होगा, तो सर ये वाली जो लंबाई होगी ना यही होगा विस्थापन। इसको कैसे निकालें, तो मैथ्स में आपने क्या पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है क्या? तो मैथ्स में पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय जानते हो ना, एक ट्रायंगल में लगती है, अगर आप लोगों को मान लो ये ए दिया हो ये बी दिया हो, तो ये जो आपका 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने वाली साइड को कैसे निकालते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लगा लो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, अंडर रूट 25 कितना हो जाएगा आप लोगों का 5 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मान क्या हो जाएगा, अगर कोई यहां से सीधा आता ना, ये होता शॉर्टकट, तो इसी शॉर्टकट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो विस्थापन का मान कितना आ गया, 5 किलोमीटर। दोस्तों कहानी क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है? ठीक है, अच्छा चलो अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते हैं कितने जनों को समझ में आया, और आप बताइएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितने हैं, क्या है इसमें। जैसे मान लीजिए एक सड़क है जिसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर। दोस्तों आपने यहां से स्टार्ट करा, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये वाला, यहां चले 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 यहां पर आके आप लोग रुक गए। चलिए मुझे बताइए डिस्टेंस का मान, दूरी का मान और डिस्प्लेसमेंट का मान, विस्थापन का मान बताओ जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए। तो जब यहां से चले आप यहां पर आए तो टोटल डिस्टेंस, दूरी कितनी है, दूरी कितनी, टोटल कितना चले आप, 100 मीटर चले, तो ये आपका आ जाएगा 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का मान बताइए, यहां से स्टार्ट करा यहां पर आए, शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट क्या होता है, सीधे चलते हैं, तो सीधे तो चल रहे हो यार आप, सीधे तो चल रहे हो, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मान भी क्या होगा दोस्तों, 100 मीटर होगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो ये सड़क है, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। आप दोस्तों ऐसे गए 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 और घूम के क्या हो गए, वापस आ गए, घूम के क्या हो गए, वापस आ गए। तो मुझे बताइए डिस्टेंस क्या होगा, टोटल कितना चले, तो दोस्तों आप लोग 100 मीटर ऐसे चले 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 चले, फिर 50 मीटर ऐसे भी तो है, आधे रास्ते पे आ गए, तो डिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा आप लोगों का, 100 प्लस 50 यानी 150 मीटर। आप लोग मुझे क्या डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, क्या विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन क्या होता है, आपने जहां से स्टार्ट किया और जहां पर एंड करा उसके बीच का कोई शॉर्टकट था क्या। देखो आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, आप पहले ऐसे गए ऐसे गए 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 और घूम के फिर आ गए, यहां पर आ गए, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका एंड पॉइंट था, तो इसके उसके बीच का कोई शॉर्टकट था क्या, था बिल्कुल ऐसे चल लेते यार, ऐसे जाके ऐसे आने में क्या जरूरत थी, नहीं था ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मान कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, इधर बताइए आंसर। देखो ये कोई सड़क है, आपने वही सड़क की लंबाई है 100 मीटर, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, गए 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 और घूम के आए वापस, जन 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 यहां पर आ गए, तो जहां से स्टार्ट करा वहीं पर आ गए। तो मुझे बताओ डिस्टेंस का मान क्या होगा, डिस्टेंस का मान क्या होगा, तो 100 प्लस 100 टोटल कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट का मान बता सकते हो क्या, विस्थापन का मान, जहां से स्टार्ट करा जहां पर एंड करा उसके बीच का वो क्या है, डिस्टेंस 0 है ना, तो 0 मीटर आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात को। ठीक है, चलिए इसका बताइए कि एक कोई आप लोगों का मान लीजिए पार्क है, सर्कुलर आप लोगों का पाथ है जिसकी रेडियस है 14 मीटर। आपने दोस्तों यहां से स्टार्ट करा, यहां से स्टार्ट करा, घूम घाम के 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 कहां पर आ गए, आप यहां पर आए, ये आपका एंड पॉइंट है। तो मुझे बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मान बताइए, दूरी और विस्थापन का मान बताओ, बताओ कितना होगा दूरी। तो दूरी किसको बोलेंगे, टोटल कितना चला, तो टोटल ये तो चले ये तो चले ये तो चले ये तो चले, तो इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, यहां से इसको काट दो, सीधा कर लो, लेकिन ऐसे कैसे करेंगे, तो आपको पता है दोस्तों ये पूरी की पूरी जो लंबाई होती है ना, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस यानी परिधि। तो अगर ये पूरा चलता तो दूरी क्या होती, परिधि के बराबर होती है, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, लेकिन दोस्तों ये आधा ही चला है, तो 2 पाई आर का क्या कर लो, आधा कर लो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर आ जाएगा। पाई क्या होता है 22/7, आर का मान कितना है 14 है, तो 14 कैंसिल हो गया, 7 से 2 बार में 22 इंटू 2 44, तो 44 मीटर क्या हो जाएगी आपकी दूरी हो जाएगी। आप लोग मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मान बताओ, विस्थापन का मान बताओ। तो जहां से स्टार्ट करा जहां पर एंड करा, इन दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टकट क्या होता दोस्तों, वो सीधा ही आ जाता, सीधा ही आ जाता, सीधा ही आ जाता, सीधा ही आ जाता। तो एक रेडियस ये हो गई, एक रेडियस ये हो गई, तो 14 प्लस 14 28। तो दोस्तों विस्थापन का मान कितना हो जाएगा आप लोगों का 28 मीटर हो जाएगा। समझ में आ गई बात को, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, देखते हैं कितने जन आंसर बता पाएंगे, बताएंगे। आंसर बताइए इसका क्या होगा, प्लीज बताइए। देखो क्या बोला जा रहा है, एक पिंड है, एक वस्तु वृत्तीय पथ पे गति करता है, तो ये वृत्तीय पथ है, ये वृत्तीय पथ है। तो 2 चक्कर के बाद में दूरी एवं विस्थापन का अनुपात बताइए। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करा उसने, ठीक है, बोला जा रहा है 2 चक्कर के बाद में दूरी और विस्थापन का अनुपात बताना है। चलिए दोस्तों, तो यहां से स्टार्ट करा, एक चक्कर उसने लगाया,
फिर एक और लगाया तो यहां पर आके रुक गया। तो आप लोग मुझे बताइए, इसकी रेडियस में मान लेता हूं r, तो दूरी कितनी होगी? दूरी कितनी होगी बताओ? तो सर एक चक्कर लगाया ये होगा 2 पाई r, एक और लगाया ये होगा 4 पाई r, तो दूरी का मान आ गया 4 पाई r। दोस्तों विस्थापन क्या होगा? जहां से स्टार्ट करा, जहां पर आके रुका, उसके बीच का शॉर्टकट, तो यहां से स्टार्ट करता यहीं पर रुक गया, तो विस्थापन का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो दूरी बटे विस्थापन कितना हो जाएगा? दूरी बटे विस्थापन, तो दूरी का मान है 4 पाई r, विस्थापन का मान है 0। दोस्तों जब भी किसी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे, चलिए, अरे चलिए क्या दोस्तों, चलिए आ जाओ। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना रख रहा हूं यार, एक्चुअली मैं थोड़ा बिल्कुल तबीयत सही नहीं है ना, मैं इसको कल करूंगा, कल अपन लंबी क्लास लेंगे, ठीक है दोस्तों। कल इस मोशन के जस्ट बाद में अपनी इलेक्ट्रिसिटी कर लेंगे। एक प्रभात जी बोल आपको बिल्कुल कैश रिवॉर्ड जो आप बोलो, और अगर उसमें एक भी जो मैं एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा रहा हूं फिर सारे में हटा भी लूंगा। जो भी मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, जैसे डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है 10वीं तक में नहीं है, 11वीं तक में, बट क्यों करवाया? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैंने देखो ये टॉपिक जो आपने कराया नहीं, देखो मजा आएगा, फिर मैं आपको भेजूंगा आगे से, है ना। तो यार निश्चित रहो यार, आपका काम ये